जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व के मुस्लिम देश कुवैत को फिर मिला बड़ा खजाना। मालामाल हुआ कुवैत, सोने पर सुहागा। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कश्मीर पर पाकिस्तान को मिला भारतीयों के पसंदीदा देश अजरबैजान का साथ। पाकिस्तान की धरती से इल्हाम अलीव ने कश्मीर को लेकर दिया आक्रामक बयान। इसी के साथ नेपाल में राम को नेपाली बताने वाले ओली ने ली प्रधानमंत्री की शपथ। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों मध्य पूर्व के खाड़ी क्षेत्र में तेल समृद्ध देश कुवैत ने एक और प्रमुख तेल क्षेत्र की खोज की है। देश में ईंधन तेल की खोज निकालने और मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन केपीसी के शेख नवाफ सऊद नासिर ने रविवार को एक वीडियो संदेश में इस जानकारी की पुष्टि की। शेख नवाफ ने सोशल वीडियो संदेश में कहा कि यह खदान फारस के खाड़ी क्षेत्र में कुवैत के फैलका द्वीप में मिली है। लगभग 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित इस खदान में कम से कम 320 मिलियन बैरल तेल होने का अनुमान है। यानी दोस्तों एक बैरल तेल 42 गैलन या फिर 159 लीटर के बराबर होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुवैत को कितना बड़ा खजाना मिला है। ऐसे में कुवैत जिसका शुरू से ही इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है, उनके लिए ये सोने पर सुहागा है। दोस्तों उन्होंने वीडियो संदेश में ये भी कहा कि नई खदान में मौजूदा खदानों से एक साल में कुवैत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन के 3 गुना से अधिक तेल भंडार है। केपीसी ने बाद में एक बयान में कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार नई खदान में 210 मिलियन बैरल पेट्रोलियम और 510 मिलियन क्यूबिक फीट ईंधन गैस है। इन दोनों ईंधनों को मिलाकर खनिज तेल की कुल मात्रा 320 मिलियन बैरल होने का अनुमान है, जो कि एक बहुत बड़ा भंडार है। संयोग से खाड़ी क्षेत्र के 2 अन्य तेल समृद्ध देशों यानी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में तेल पर अपने निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन कुवैत की अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से पेट्रोलियम पर निर्भर है। अनुमान है कि दुनिया के कुल तेल भंडार का 4% 17,818 किमी क्षेत्रफल वाले इसी देश में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के अनुसार कुवैत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जो हर साल 104 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुवैत में करीब 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिक काम करते हैं। यहाँ पर भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है और वो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार करते हैं, जैसे कि निर्माण, व्यापार, अस्पताल, होटल उद्योग और अन्य सेवाएं। दोस्तों कुवैत की अर्थव्यवस्था मजबूत होना भारतीयों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, कुवैत में पेट्रोलियम उद्योग में बहुत सारे रोजगार के अवसर होते हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को अच्छे काम प्राप्त होते हैं, यानी अच्छे काम मिलते हैं। दूसरा, कुवैत में काम करने पर भारतीय नागरिकों को अच्छी वेतन और फायदा हासिल होते हैं, जो उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। तीसरा, पेट्रोलियम उद्योग में अनुभव के माध्यम से भारतीय नागरिक अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। चौथा, कुवैत में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर पर अक्सर बोलते रहते हैं। वो ऐसा मुल्क है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। हालांकि कुछ मुस्लिम देश हैं जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। इस लिस्ट में तुर्की तो शामिल है ही, साथ ही इसमें अजरबैजान भी है। इस मुस्लिम देश ने तो कश्मीर को लेकर बड़े ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है। अजरबैजान वो मुल्क है जो भारतीयों के बीच काफ़ी मशहूर है। घूमने के लिहाज से ये देश भारतीयों की पसंद बनता जा रहा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और ये उसका सबसे बड़ा शहर है। ये शहर भारतीयों के आकर्षण केंद्र बन रहा है। दरअसल अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उनका विशेष स्वागत किया गया। अलीव जैसे ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचे, वैसे ही पाकिस्तान की वायुसेना ने उन्हें घेर लिया। ये सब उनके सम्मान के लिए किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा ईरान के लिए भी नहीं किया था। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलीव को रिसीव करने एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ऐसा किया। ऐसे स्वागत के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति
कश्मीर पर भी बोलने से भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की बात की। उन्होंने भारत का बिना नाम लिए आरोप लगाया कि कश्मीरियों के अधिकारों का अनदेखी और उल्लंघन हो रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान देकर भारत को सीधी चुनौती दी है, क्योंकि 2025 से 2026 में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टेम्पररी मेंबर बनकर बैठेगा। 2 साल तक वो इसका सदस्य रहेगा। ऐसे में वो बार बार कश्मीर पर बोलेगा। अजरबैजान ने अपने बयान से बता दिया है कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देगा। दरअसल अजरबैजान मुस्लिम देश है। इसका विवाद आर्मेनिया से चल रहा है। दोनों देशों के बीच हाल में जंग भी हुई थी। हालांकि उस जंग में अजरबैजान भारी पड़ा था। पाकिस्तान हमेशा से अजरबैजान का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान दुनिया का एकलौता देश है जो आर्मेनिया को देश मानता भी नहीं है। पाकिस्तान दशकों से अजरबैजान का समर्थन करता रहा है, तो अजरबैजान को कश्मीर को लेकर उसके पक्ष में बोलना लाजमी बन गया। भारत और अजरबैजान के बीच संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत अपनी दोस्ती आर्मेनिया से भी बढ़ा रहा है। भारत आर्मेनिया को हथियार बेचना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया को हथियार देना अजरबैजान को पसंद नहीं आ रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने हाल ही में बयान भी दिया था। उन्होंने भारत से मांग की है कि वो आर्मेनिया को हथियार देना बंद करें। अलीव ने कहा, यह हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। भारत आर्मेनिया को हमारे खिलाफ जाकर हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। दरअसल फ्रांस के साथ मिलकर भारत 3 देशों का एक समूह भी तैयार कर रहा है, जिसका हिस्सा आर्मेनिया भी हो सकता है। भारत और आर्मेनिया के संबंध मजबूत होने से तुर्की पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया के संबंध भी काफ़ी ख़राब है। भारत और आर्मेनिया की बढ़ती दोस्ती अजरबैजान को पसंद नहीं आ रही है, और यही वजह है कि वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, राम को नेपाली बताने वाले केपी ओली आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें 15 जुलाई को राष्ट्रपति नेपाल के रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वो संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वो सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 100 यानी 2 के तहत उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था। वह ऐसा नहीं कर पाए। फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 में से सिर्फ 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। केपी ओली सरकार में ही नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। नेपाल ने मई 2020 में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।